नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा हमारी सरकार आई तो तीनों कृषि कानून को रद्द कर देंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोगा में रविवार को आयोजित ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व किया। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली से पहले मोगा के बदनी कला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम सत्ता में वापस आए तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मामला पैसों का है और आपकी जमीन का है। पहला मामला मैंने भट्टा पारसोल में देखा। उन्होंने कहा कि हमने जमीन के लिए कानून बनाया, लेकिन बीजेपी ने आते ही उसे रद्द कर दिया। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसान हिंदुस्तान को अनाज देते हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य एमएसपी को खत्म करना है। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी और हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब के किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उसे इसी तरह से करते रहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। हमारी सरकार आई तो हम तीनों कानूनों को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 15 अक्टूबर से इन शर्तों पर खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कूल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5.0 के लिए गाइडलाइंस को लेकर ट्वीट किया गया है और विस्तार से इस बात की जानकारी दी गई है। दोस्तों भारत में लॉकडाउन खत्म होने के बाद जारी निर्देश के अनुसार स्कूल कॉलेज और एजुकेशन संस्थान 15 अक्टूबर के बाद फिर से खुल जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में फिर से खोलने का विकल्प राज्य सरकार के पास रहेगा, लेकिन सटीक तारीखें राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार होंगी। स्कूलों और कोचिंग केंद्रों के लिए व्यक्तिगत राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें स्कूल और संस्थानों के प्रबंधकों के साथ मीटिंग करके निर्णय ले सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग गृह मंत्रालय के परामर्श से कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के खुलने के समय पर निर्णय करेगा। दोस्तों ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि इस महामारी का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। ऐसे में स्कूलों में जाने के लिए बच्चों के माता पिता की अनुमति भी जरूरी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, आज से सस्ता हुआ खाना पकाना और गाड़ी चलाना, घट गए सीएनजी और पीएनजी के दाम। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच आम लोगों को राहत देते हुए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने शनिवार को सीएनजी और पीएनजी के दाम में बड़ी कटौती की है। आईजीएल ने शनिवार को इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी। आईजीएल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नई दरें 4 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। दोस्तों दिल्ली में सीएनजी के दाम में 1.53 रुपए प्रति किलो की कटौती हुई है। इसके बाद दिल्ली में सीएनजी के दाम अब 42.70 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1.70 रुपए प्रति किलो कम दाम हुए हैं। यहाँ पर अब नया दाम 48.38 रुपए प्रति किलो है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक रहेंगे बंद, सरकार ने कहा जोखिम लेना ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, अनलॉक 5.0 की प्रक्रिया में जहां सब कुछ सामान्य हो गया है, वहीं कई राज्यों में तो स्कूल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी इस महीने तक स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया है। इससे पहले के आदेश में दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया था, लेकिन अब इस अवधि को इस महीने के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्कूल खोलने के बारे में उनकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को अभी और नहीं खोलने की सलाह दी है। मनीष सिसोदिया ने स्कूल खुलने के समय के बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि दिल्ली में अभी स्कूल इस महामारी के कारण 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अभिभावक होने के नाते वे परिस्थिति की गंभीरता को समझते हैं। इस समय बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोई जोखिम लिया जाना उचित नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने बांग्लादेश से बढ़ाई करीबी 26 अरब अमेरिकी डॉलर कर रहा है निवेश। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद को बधाई संदेश भेजा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वे बांग्लादेश के नेताओं के साथ संयुक्त रूप से दोनों देशों की रणनीतियों का निर्माण करने और रणनीतिक साझेदारी को नई
ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने बहु अरब डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बांग्लादेश के साथ स्थिर और दीर्घकालीन दोस्ती की सराहना करते हुए चीन ने कहा कि चीन और बांग्लादेश की दोस्ती में सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश का हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव, एनडीए में फूट, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एलजेपी नहीं लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में सत्ताधारी एनडीए में फूट दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि लोजपा संसदीय बोर्ड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा। लोजपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ वह अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इससे पहले चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की, क्योंकि भाजपा नेतृत्व गठबंधन को बनाए रखना चाहता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोजपा सीटों के बंटवारे की व्यवस्था में उसे पेशकश की नई सीटों को लेकर भी नाखुश है और वह जदयू की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने की उम्मीद कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन अपने बाजार को लेकर दिखा रहा है चालाकी, जर्मनी ने दे दी बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने चीन को चेतावनी दी है कि यदि उसने अपने बाजार नहीं खोले तो यूरोपीय बाजारों में उसका प्रवेश भी सीमित कर दिया जाएगा। यदि कुछ क्षेत्रों में यूरोप के लिए चीन अपने बाजारों में पाबंदी का रास्ता अपनाता है तो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। 2 दिवसीय यूरोपीय शिखर सम्मेलन के बाद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बातचीत में मार्केल ने कहा कि हम चीन के साथ स्वाभाविक रूप से पारस्परिक निवेश समझौता चाहते हैं। हमने पाया है कि चीन में प्रवेश में कई बाधाएं हैं, इन पर भी आगे बात होगी। जर्मनी की संसद को संबोधित करते हुए एंजेला मार्केल ने हांगकांग मामले में चीन की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि चीन के लिए विकास की चुनौतियों को देखते हुए यह लक्ष्य निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी है और अपनी शर्तों पर जीने के लिए हमें इनसे यूरोप में भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इस विशेष शिखर बैठक में सभी सरकारी संस्थाओं के प्रमुखों ने चीन के मुद्दे पर चर्चा की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को टीके की 40 से 50 करोड़ खुराक देने की है योजना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि सरकार ने अगले साल जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को इस महामारी के टीकाकरण के दायरे में लाने के लिए टीके की 40 से 50 करोड़ खुराक प्राप्त करने और उसको उपयोग किए जाने का अनुमान लगाया है। साथ ही टीके के लिए प्राथमिकता वाले आबादी समूहों की सूची अक्टूबर के अंत तक राज्यों से प्राप्त करने को लेकर एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। संडे संवाद मंच पर अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह टीके के सभी पहलुओं पर विचार करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय एक प्रारूप तैयार कर रहा है जिसमें राज्य सरकारें प्राथमिकता वाले आबादी समूहों की सूची सौंपेंगी। अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्य कर्मचारियों की सूची में सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल कर्मी, स्वच्छता कर्मी, आशा कार्यकर्ता, निगरानी अधिकारी और संक्रमित मरीजों का पता लगाने, उनकी जांच करने तथा उनके उपचार से जुड़े अन्य कर्मी शामिल होंगे। मंत्री ने कहा कि इस कवायद को अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और राज्यों को इस बारे में दिशा निर्देशित किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत में अब तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 66 लाख के पास पहुंच गया है। वहीं दोस्तों मौतों का आंकड़ा भी 1 लाख को पार कर चुका है। भारत कुल संक्रमितों के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 14 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरला, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों इन तमाम सभी राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। अब दोस्तों इसके बाद में जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया का हाल, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों बात की जाए पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में अब तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 50 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 10 लाख 33 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में अमेरिका
सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका में 74 लाख से ज्यादा संक्रमित है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 49 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में रशिया, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, स्पेन, मैक्सिको आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्याज की कीमतों में आया उछाल, टमाटर की कम हुई लाली, आलू भी हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से वित्तीय संकट से जूझ रहा आम आदमी अब सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशान है। प्याज रुलाने को बेकरार है तो आलू भी आंखें निकाल रहा है। जी हां दोस्तों, हालांकि कई शहरों में शतक लगा चुके टमाटर के तेवर अब थोड़े ढीले पड़ने लगे हैं। उसकी लाली यानी कि कीमत कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी 50 रुपए के ऊपर ही चल रही है। दरअसल दोस्तों सब्जियों के थोक और फुटकर भाव में दुगने से ज्यादा अंतर है। 4 अक्टूबर को लखनऊ सब्जी मंडी में जहां देसी टमाटर 40 से 45 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वहीं गले मोहल्लों तक आते आते यह 60 रुपए तक पहुंच गया। वहीं फूल गोभी 12 से 15 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, तो फुटकर में यह 4 गुने यानी कि लगभग 50 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं आलू की, तो दोस्तों खुरदरा कीमत आलू की 30 से 55 रुपए प्रति किलो है। वहीं टमाटर 15 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। प्याज भी 25 से 60 रुपए के बीच में बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी दुष्कर्म मामला, पीड़िता के परिजनों से मिले चंद्रशेखर, परिवार के लिए मांगी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिले के बुलगड़ी गांव में हुई दर्दनाक घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव में पुलिस का सख्त पहरा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम आज गांव पहुंची। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। आज दोस्तों दूसरे दिन अन्य दलों के नेता भी पहुंच रहे हैं। दोस्तों इसी कड़ी में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने की मांग की। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को ठाकुरों से खतरा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर खोला करतारपुर कॉरिडोर, भारत ने प्रस्ताव पर दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार द्वारा करतारपुर कॉरिडोर को तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खोलने के बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया आई है। भारत ने शनिवार को कहा कि वह भारत के गुरदासपुर और गुरुद्वारा दरबार साहिब में डेरा बाबा नानक साहिब को जोड़ने वाले 4.7 किलोमीटर लंबे रास्ते से यात्रा करने की सिफारिश पर निर्णय लेगा। करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने पर निर्णय इस महामारी प्रोटोकॉल के अनुसार लिया जाएगा और प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। दोस्तों पाकिस्तान के इस कदम पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय समेत सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। भारत की तरफ से कॉरिडोर को फिर से खोलने का निर्णय इस महामारी प्रोटोकॉल के अनुसार लिया जाएगा और उसी के मुताबिक प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल और करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के समय और अक्टूबर 2019 में हस्तांतरित द्विपक्षीय समझौते में यह निर्णय लिया गया था कि दोनों पक्ष बुद्ध रवि चैनल पर एक पुल के निर्माण सहित उपेक्षित बुनियादी ढांचे की स्थापना करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए पिछले 24 घंटे और अगले 24 घंटे के मौसम समाचार। दोस्तों बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान मुंबई समेत कोकण, गोवा, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा मिजोरम में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों मध्य भारत के बाकी हिस्सों, उत्तरी पश्चिमी भारत और पर्वतीय राज्यों में सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहा। वहीं आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान के तमाम हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, SBI योनो दे रहा है खास सुविधा, बिना लॉगिन किए करें ट्रांजैक्शन, बैलेंस चेक करना भी हुआ आसान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक अपने SBI योनो ऐप पर खास सुविधा लेकर आया है। इस सुविधा के तहत ग्राहकों को अब अपना अकाउंट बैलेंस या फिर पासबुक चेक करने के लिए ऐप में लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। अब SBI योनो ऐप पर ग्राहकों को प्री लॉगिन की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के तहत आपको अपने अकाउंट की सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैंक ने यह सुविधा बायोमेट्रिक फीचर्स के साथ पेश की है। SBI ने ट्वीट करके बिना लॉगिन किए अकाउंट बैलेंस चेक करने, पासबुक देखने और लेन देन करने की सुविधा के बारे में बताया है। दरअसल दोस्तों, SBI योनो ऐप पर अब आप लॉगिन ऑप्शन के साथ ही व्यू बैलेंस और क्विक पे का ऑप्शन देख पाएंगे। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आपको 6 अंकों का एम पिन या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस आईडी या यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। लॉगिन किए बिना योनो ऐप में बैलेंस चेक करने के लिए व्यू बैलेंस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एम पिन या यूजर आईडी या फिर पासवर्ड या फिर आपने बायोमेट्रिक जो कि आपके उंगली या अंगूठे का निशान होता है या फिर फेस आईडी जो भी आपने लगा रखा है फोन में लॉक, वह डालना होगा। सिस्टम आपकी डिटेल्स चेक करेगा। इसके बाद आप योनो ऐप से जुड़े सभी अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकेंगे। है ना दोस्तों, कमाल की स्कीम। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, iPhone 12 इस महीने होगा लॉन्च, कीमतें हुई लीक। जी हाँ दोस्तों, एप्पल की iPhone 12 सीरीज इन दिनों अपनी लॉन्चिंग को लेकर सुर्खियों में है। 13 अक्टूबर को एप्पल के एक इवेंट के होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी इवेंट में एप्पल iPhone 12 को लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में iPhone 12 की कीमतों का खुलासा हुआ है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक iPhone 12 की लॉन्चिंग और कीमत को लेकर जानकारी साझा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि 64 GB स्टोरेज वाले 5.4 इंच के iPhone 12 की कीमत 47,573 रुपए होगी। वहीं 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 51,238 रुपए हो सकती है। इसके अलावा 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 59,000 रुपए बताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL 2020 मुंबई वर्सेस हैदराबाद, मुंबई इंडियंस ने सनराइजर हैदराबाद को 34 रनों से दी शिकस्त। जी हां दोस्तों, IPL 2020 का 17वां मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई ने हैदराबाद को 34 रनों से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था। वहीं हैदराबाद की टीम ने चोटिल तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जगह संदीप शर्मा को और खलील अहमद की जगह सिद्धार्थ कौल को प्लेइंग 11 में शामिल किया। मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 208 रन बनाए और हैदराबाद को 200 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि हैदराबाद टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर केवल 174 रन ही बना सकी। इस तरीके से मुंबई इंडियन ने यह मुकाबला 34 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है कि पहला IPL यानी कि जब IPL शुरू हुआ था तो पहली ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं फर्स्ट IPL के विजेता का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।